पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून 2022 में अहम फैसला दिया था। फैसले के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने इसके पीछे इस्लामिक कानून का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं लेने पर रोक लगा दी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन किया जा सकता है? जिस देश में संविधान के आधार पर फैसले होते हों, वहां पर्सनल लॉ के आधार पर फैसले होना कितना घातक हो सकता है, आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जब ऐसे फैसले आते हैं तो देश की आम जनता सोचने पर मजबूर हो जाती है और यूसीसी की मांग मुखर होकर उठने लगती है। ऐसे फैसलों पर रोक लगाने के लिए आज यूसीसी बेहद जरूरी है। भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि देश के सभी वर्गों और समुदायों के लिए एक समान नियम और कानून होने चाहिए, और होने क्यों चाहिए वो भी सुनिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह करने की छूट है, लेकिन हिंदू, पारसी, ईसाई धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू होता है। बांझपन या नपुंसकता जैसे उचित और व्यवहारिक कारण पर भी हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में बहुविवाह के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए कई लोग दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। भारत जैसे सेक्युलर देश में मौज मस्ती के लिए भी 4 निकाह जायज हैं, जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में पहली बीवी की इजाजत के बिना शोहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया था। ये किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी मुद्दा नहीं है, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू डिग्निटी का मामला है। इसलिए जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। कहने को तो भारत में संविधान यानी समान विधान है, लेकिन शादी की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए एक समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। इसलिए 14 साल की उम्र में लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है। वहीं बाकी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार ये कह चुका है कि 20 साल से पहले लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती। 20 साल से पहले गर्भ धारण करना जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरनाक है। WHO के मुताबिक लड़का हो या लड़की 21 साल से पहले दोनों ही मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। 21 साल से पहले तो बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते और आर्थिक रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। इसलिए शादी की कम से कम उम्र सबके लिए एक समान 21 साल करना बेहद जरूरी है। शादी की न्यूनतम उम्र किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी मुद्दा नहीं होना सकता, बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू हेल्थ का मामला बनता है। इसलिए जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और 21 साल होनी चाहिए। अब बात 3 तलाक की। 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद आज भी कई तरीके के मौखिक तलाक मौजूद हैं, जैसे तलाक ए हसन और तलाक ए आहसन आज भी मान्य है। इसमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है और केवल 3 महीने का इंतजार करना होता है। वहीं बाकी धर्मों में केवल कोर्ट के माध्यम से ही तलाक लिया जा सकता है। हिंदू, ईसाई, पारसी दंपत्ति आपसी सहमति से भी मौखिक तलाक की सुविधा से वंचित हैं। मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक का कोर्ट के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम बेटियों और उनके माता पिता, भाई बहन और बच्चों को हमेशा भय के माहौल में रहना पड़ता है। तुर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी अब किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है, लेकिन भारत में जब इस बात पर बात होती है तो बवाल छिड़ जाता है। इसलिए तलाक लेने का तरीका जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। तलाक का आधार भी सबके लिए समान नहीं है। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम शोहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं माना जाता। कोढ़ जैसी संक्रामक बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है।
लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में शादी के आधार पर हिंदू धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई और मुस्लिम में यह संभव नहीं। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण मुकदमों की सुनवाई में ज्यादा वक्त लगता है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से कोर्ट का बहुमूल्य वक्त बचेगा और नागरिकों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग ब्रिटिश कानूनों से नागरिकों के मन में गुलामी की हीन भावना जन्म लेती है। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से समाज की सैकड़ों जटिल, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति दी जा सकती है, बल्कि गुलामी की हीन भावना से भी मुक्ति मिलेगी। अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण अलगाववादी और कट्टरपंथी मानसिकता बढ़ रही है और हम एक अखंड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, भारतीय नागरिक संहिता को हमेशा तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाता रहा है। जब तक भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं होगा, तब तक केवल हवा में ही ये चर्चा चलती रहेगी और समान नागरिक संहिता के बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे और भ्रम फैलाएंगे। इसलिए विकसित देशों में लागू यूसीसी और गोवा में लागू गोवा नागरिक संहिता का अध्ययन करने और भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए तत्काल एक जुडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाना बेहद जरूरी है। ये कानून जितना जल्दी लागू होगा, देश की अखंडता के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।